Hello dear students of class 10 science. I am Abdesh Misra. Welcome to all of you who are watching this video. Your first chapter is chemical reaction and equation. रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। पिछली बार की ही तरह सबसे पहले हम लोग चैप्टर के पूरे स्टडी कंटेंट को जानने का प्रयास करेंगे और फिर उसके बाद वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उसको समझने का और जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद फिर उसको आप नोट कर सकें, इसलिए हम उसे लास्ट में समराइज भी कर देंगे। तो आइए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि इस चैप्टर में स्टडी पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो ये चैप्टर में स्टडी पॉइंट है, पहला चेंजेस परिवर्तन, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस परिवर्तनों के वर्गीकरण, थर्ड स्टडी पॉइंट इज केमिकल रिएक्शंस रासायनिक अभिक्रियाएं। योर फोर्थ स्टडी पॉइंट इज केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरणें। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आर आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण या रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। उसके बाद योर सिक्स स्टडी पॉइंट इज केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण। सेवेंथ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन संतुलित रासायनिक समीकरण। एट्थ में हम लोग जानेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, कोई भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, इस पॉइंट में उनको जानने का प्रयास करेंगे। और टेंथ पॉइंट इज एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शंस ऊष्मा क्षेपी व ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। 11th ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं। और 12th पॉइंट आपका है इफेक्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, प्रतिदिन का जो हमारा जीवन होता है उसमें ये रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चेंजेस क्या हैं और चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं, इनको आइए जानने का प्रयास करते हैं। इस चैप्टर में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसमें केमिकल रिएक्शन को जानने और समझने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा जानना और समझना पड़ेगा चेंजेस के बारे में, परिवर्तनों के बारे में। तो in order to understand what is a chemical reaction, first of all we have to know what are changes। तो चेंजेस की बात जब हम करते हैं तो हम लोग इस बात को भी जान लें कि हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो यूनिवर्स है या नेचर है, वो स्टैटिक नहीं है, स्थैतिक नहीं है। हम प्रकृति जो है वो डायनामिक है, नेचर इज डायनामिक। तो इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तनशील है। और चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मेनी चेंजेस ऑकर्स in everyday life and we are well familiar these changes। बहुत सारे परिवर्तन हम लोग के दैनिक जीवन में होते रहते हैं और हम लोग उनसे परिचित भी हैं, हम लोग उनको जानते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ शुगर इन वाटर, जल में चीनी का घुलना, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, डिजॉल्विंग ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, पानी में साधारण लवण का घुलना,
फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस, पानी का बर्फ में बदलना। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वाटर वेपर मीन्स स्टीम ऑन हीटिंग, गर्म करने पर पानी का भाप में बदल जाना। बॉइलिंग ऑफ मिल्क, दूध का उबलना। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही में बदलना। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों में श्वसन। डाइजेशन ऑफ फूड इन ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों में भोजन का पाचन। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन जीवन में हम लोग प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। अब ये जो चेंजेज हैं, ये चेंजेज भी दो प्रकार के हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द चेंजेज ऑकर्स इन एवरीडे लाइफ may be classified into two categories. First, physical changes and second, chemical changes. जो भी परिवर्तन हम लोग अपने दैनिक दिनचर्या में देखते हैं, उनको यहाँ पे साइंस के संदर्भ में दो वर्गों में आप विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट, फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन, और सेकंड, केमिकल चेंजेस। तो आइए जानने का समझने का प्रयास करते हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या हैं और केमिकल चेंजेस क्या हैं और क्या क्या इनमें डिफरेंस है। चेंजेस में बी क्लासिफाइड एज फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब फिजिकल चेंजेस कौन होते हैं? दो चेंजेज इन विच नो न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। पहली बात क्या है कि इस प्रकार के परिवर्तनों में कोई भी नए गुणों वाला नया पदार्थ नहीं बनता है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये ओरिजिनल सब्सटेंस है और ये न्यू सब्सटेंस है। देखिए, केमिस्ट्री में न्यू सब्सटेंस हम तब बोलते हैं जब सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। अब आप कहेंगे सर हमको ये कैसे पता चलेगा कि केमिकल कंपोजिशन कब चेंज हो रहा है और केमिकल कंपोजिशन कब चेंज नहीं हो रहा है? तो केमिकल कंपोजिशन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूले में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो सब्सटेंस है वो ओरिजिनल है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। अब पानी जो है, बर्फ जो है वो पानी में बदल गया। बर्फ का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O, वाटर जो बना उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O। तो देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन इन द केस ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। तो इसका मतलब कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बना अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। अब फिजिकल चेंज में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे उसका शेप है, साइज है, फॉर्म है, स्टेट है, उनमें चेंजेज हो सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेज हो सकता है, लेकिन उसकी चूंकि केमिकल कंपोजिशन रिटेन है, इसलिए केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए कोई नया पदार्थ नहीं बना। दूसरी चीज, इन सच चेंजेज केमिकल कंपोजिशन and the chemical properties of the substance is not altered। ना तो केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन में कोई बदलाव होगा और ना ही उसकी रासायनिक गुणों में बदलाव होगा। तीसरी इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दीज चेंजेज आर टेम्परेरी एंड इजीली रिवर्सिबल। ये परिवर्तन कैसे होते हैं?
अस्थायी होते हैं और ये उत्क्रमणीय होते हैं, यानी उसके फार्म वगैरह स्टेट वगैरह में जो भी परिवर्तन हुआ है, अगर हम जो रीज़न है चेंज का उसको अगर वहाँ से हटा लें तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी आ जाएगा। अब इस प्रकार के चेंजेज कौन हैं? इस प्रकार के चेंजेज हैं डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इनटू वाटर, चीनी को पानी में घोलना, मिक्सिंग ऑफ सैंड इन वाटर, पानी में बर्फ को मिलाना, मिश्रित करना, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग, गर्म करने पर पानी का भाप में बदल जाना, बॉइलिंग ऑफ मिल्क, दूध का उबलना। तो ये सारे जो चेंजेज हैं ये चेंजेज फिजिकल चेंजेज हैं, क्योंकि इनमें कोई भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं हुआ है। अब आइए देखते हैं, अब इनको हमने पीछे बोर्ड पे समराइज भी कर दिया है आपको नोट करने के लिए। अब केमिकल चेंजेज में हम देखते हैं कि केमिकल चेंजेज में क्या क्या होता है। अब आप नोट कर सकें इसलिए हमने यहाँ पे इसको समराइज कर दिया है। फिजिकल चेंजेज, दो चेंजेज इन विच नो न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, वे परिवर्तन जिसमें कोई भी नया गुण वाला नया पदार्थ नहीं बनता। सेकेंड, इन सच चेंजेज केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंसेज इज नॉट अल्टर्ड, यानी वे इस प्रकार के परिवर्तनों में रासायनिक संगठन और पदार्थ के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। थर्ड, फिजिकल चेंजेज आर टेम्परेरी एंड इजीली रिवर्सिबल, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं और आसानी से उत्क्रमित हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, बॉइलिंग ऑफ मिल्क, दूध का उबलना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना, मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड वाटर, पानी में बालू मिलाना, कटिंग ऑफ वुड, लकड़ी को काटना, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, पानी में चीनी को घोलना। तो ये सारे परिवर्तन फिजिकल चेंज हैं। अब केमिकल चेंज में क्या होता है और केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या डिफरेंस है, आइए आगे चलते हैं, समझते हैं। अब आते हैं केमिकल चेंजेस पे। दो चेंजेज इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, वे परिवर्तन जिसमें नए नए गुणों वाले नए पदार्थ बनते हैं। इन सच चेंजेस द केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस इज अल्टर्ड। इस प्रकार के परिवर्तनों में मूल पदार्थ का रासायनिक संगठन व रासायनिक गुण बदल जाते हैं, यानी उसका जो नया पदार्थ बना है उसका केमिकल फार्मूला अलग होगा और जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसका केमिकल फार्मूला अलग होगा। इसके अलावा दी चेंजेज आर परमानेंट एंड नॉट इजीली रिवर्सिबल। इस प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो स्थायी होते हैं और आसानी से जो न्यू सब्सटेंस बना है उसे ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार के चेंजेस कौन हैं? इस प्रकार के चेंजेज हैं जैसे रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों में श्वसन, डाइजेशन ऑफ फूड इन ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों में भोजन का पाचन, कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का निर्माण, भोजन का पकना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल का पकना, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस अगर की जाती है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म होते हैं, ये भी केमिकल चेंजेज है। चेंजेज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल में जो परिवर्तन होते हैं वो भी केमिकल चेंजेज हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग का लगना, तो ये सारे परिवर्तन जो हैं ये परिवर्तन केमिकल चेंज की कैटेगरी में आते हैं। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है? फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, कोई नए गुण वाला नया पदार्थ नहीं बनता। केमिकल चेंज में क्या है? न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, नए गुणों वाला नया पदार्थ बनता है। फिजिकल चेंजेस क्या हैं? फिजिकल चेंजेस टेम्परेरी हैं और इजीली रिवर्सिबल हैं, ये अस्थायी हैं, आसानी से इनको उत्क्रमित किया जा सकता है।
केमिकल चेंजेस क्या हैं? परमानेंट हैं और नॉट इजीली रिवर्सिबल, उन्हें आसानी से ओरिजिनल सब्सटेंस में नहीं लाया जा सकता है। फिजिकल चेंजेज में केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट अल्टर्ड, यानी रासायनिक गुण और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज अल्टर्ड, यहाँ पे रासायनिक संगठन और रासायनिक गुण बदल जाते हैं। अब हमने इसको समराइज भी बोर्ड पे कर दिया है। दो चेंजेज इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, यानी वे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले नए पदार्थ बनते हैं। इन सच चेंजेज केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस इज अल्टर्ड, यानी इस प्रकार के परिवर्तनों में जो रासायनिक संगठन है और रासायनिक गुण हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है। फिजिकल चेंजेज केमिकल चेंजेज आर परमानेंट एंड नॉट इजीली रिवर्सिबल। केमिकल चेंज आर परमानेंट एंड नॉट इजीली रिवर्सिबल, यानी रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं और आसानी से बदला नहीं जा सकता। ये कुछ एग्जाम्पल हैं: बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ईंधन का जलना; कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकना; फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना; रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों में श्वसन; डाइजेशन ऑफ फूड इन ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों में भोजन का पाचन; रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। अब ये जो केमिकल चेंज हैं, इन्हीं केमिकल चेंज से रिलेशन है केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज में क्या रिलेशन है, आइए केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत समझते हैं। व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? केमिकल रिएक्शन इज ए केमिकल चेंज in which new substance with new properties are formed। रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें नए गुणों वाले नए पदार्थ बनते हैं। Those substances which are taking part in a chemical reaction are called reactants and written at left hand side, and those substances which are formed after the reaction are called products which are written at right hand side. For example, hydrogen and oxygen chemically combine to form water. In this reaction, hydrogen and oxygen are participating in a chemical reaction. These are called reactants, and water is formed after the reaction, therefore it is called product. इसको हमने ब्लैक बोर्ड पे समराइज भी कर दिया है। केमिकल रिएक्शन इज ए केमिकल चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें नए गुणों वाले नए पदार्थ बनते हैं। अब एक ये केमिकल रिएक्शन को यहाँ पे लिखा गया है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म वाटर, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, अभिकारक व उत्पाद। दो सब्सटेंस which are taking part in a chemical reaction are called reactant, and the substances formed after the reaction are called product। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे इस रिएक्शन में hydrogen and oxygen are participating in a chemical reaction, therefore they are called reactants and written at left hand side, and water is formed after the chemical reaction, it is written at the right hand side and it is called product। केमिकल रिएक्शंस जब प्रोसीड करती हैं तो उनके फीचर्स में कुछ न कुछ चेंजेज होते हैं।
और उनके जो फीचर्स में चेंजेज होते हैं उनके बेसिस जो कि हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और उनके बेसिस पर ये पता किया जा सकता है कि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रही है या केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर रही है। तो ये जो फीचर्स में चेंजेज होते हैं उन्हीं को हम केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक्स या केमिकल रिएक्शंस का आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस की क्या कैसे पहचान की जा सकती है, क्या क्या उसके आइडेंटिफिकेशंस हैं, आइए इनको देखते हैं। पहला, चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शंस जब प्रोसीड करती हैं तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनते हैं उनके कलर चेंज होते हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मरकरी सेकेंड ऑक्साइड है, ये मरकरी सेकेंड ऑक्साइड का कलर क्या है, रेड, और इसको जब गर्म किया गया तो ये डिकम्पोज हो गया मरकरी और ऑक्सीजन में, तो ये जो मरकरी बना इसका कलर है सिल्वरी। तो यहाँ पे कलर चेंज जो है ये एक आइडेंटिफिकेशन है जो ये बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। इसके अलावा सेकंड क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि गैस निकलती है, जैसे यहाँ पे देखिए ये ग्रेन्युलर जिंक है, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है बुलबुलों के रूप में, इससे पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी चेंज है वो जरूर होता है, एनर्जी चेंज के कारण ही केमिकल रिएक्शन होती है। अब एनर्जी चेंज का मतलब क्या है, कुछ रिएक्शंस में एवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी होती है और कुछ रिएक्शंस में एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है, यानी सम रिएक्शंस प्रोसीड्स विद द एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी एंड सम रिएक्शंस प्रोसीड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो जिन रिएक्शंस में ऊर्जा निकलती है, उत्पन्न होती है, उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, और जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, उससे भी यानी चेंज इन टेम्परेचर, उससे भी पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रही कि नहीं कर रही। जैसे एग्जाम्पल देखें, कैल्शियम ऑक्साइड जो मार्केट में चूना बिकता है, क्विक लाइम, वो कैल्शियम ऑक्साइड है, और जब इसको पानी में हम बुझाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसको हम सिलेक्ट लाइम कहते हैं, और ये सिंबल बना हुआ है, इससे पता चल रहा है कि ये यहाँ पे हीट एनर्जी निकल रही है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब कंबाइन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं तो इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए माइनस लगा है तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, प्लस लगा है तो हीट इवॉल्व हो रही है। तो इससे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अच्छा, कुछ रिएक्शंस में क्या होता है कि एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है जो कि सेपरेट आउट हो जाता है, और ये जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स बनता है और जो सेपरेट आउट हो जाता है इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में प्रेसिपिटेट या अवक्षेप कहते हैं। तो कुछ रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनने के आधार पर ये हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आते हैं, लेड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप का बनना, ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है केमिकल रिएक्शन का। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, इसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिलाया जा रहा है, तो ये लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो इससे भी पता चलता है कि ये रिएक्शन प्रोसीड, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। तो ये जो चार आइडेंटिफिकेशंस हैं, ये चार आइडेंटिफिकेशंस जो कि ऑब्जरेबल हैं, जिनको हम देख सकते हैं और पहचान सकते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। अब किसी केमिकल रिएक्शन को
कंसाइज और यूजफुल बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनको उनके नेम न लिख के उनके प्लेस पर हम उनके सिंबल्स और उनके केमिकल फार्मूलाई का यूज करते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड केमिकल फार्मूलाई इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों का उपयोग करते हुए उसे संक्षेप में लिखना, उसका जो संक्षिप्त रूप विवरण हुआ उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये एक केमिकल रिएक्शन है, कार्बन एंड ऑक्सीजन केमिकली रिएक्ट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन एंड ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो रिएक्टेंट हैं और सब्सटेंस हैं उनके यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, इसे हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। अब हमने क्या किया, इसको कंसाइज और यूजफुल बनाने के लिए अब इनके नाम के जगह पर हम इनके सिंबल्स और केमिकल फार्मूलाई का उपयोग करेंगे। तो कार्बन की जगह इसका सिंबल C, ऑक्सीजन की जगह इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला O2 और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड। तो C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन को और भी उसमें इंफॉर्मेशन मिले और इंफॉर्मेटिव बन जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके फिजिकल स्टेट को विदिन ब्रैकेट में उसके पास में लिख देते हैं। जैसे कार्बन S यानी कार्बन सॉलिड, O2 G यानी ऑक्सीजन गैस, और जो CO2 बन रही है वो भी G का मतलब गैस। तो ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूलाई इज कॉल्ड। नेक्स्ट स्टडी पॉइंट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। Dear students, you are well familiar that according to the law of mass conservation, the total mass of the product must be equal to the total mass of the reactant during in any chemical or physical process. It means the number of atoms of each element on the reactant side and on the product side must be same. किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में अथवा भौतिक परिवर्तन में जो परिणामी पदार्थों का कुल द्रव्यमान है वो अभिकारी पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, ऐसा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रिएक्टेंट साइड यानी अभिकारी पदार्थों की तरफ और परिणामी प्रोडक्ट साइड परिणामी पदार्थों की तरफ, दोनों ही तरफ प्रत्येक एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। तो जब किसी भी केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट साइड इक्वल हो जाते हैं प्रोडक्ट की साइड के, तब हम ऐसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे जरा एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये रिएक्शन कैसी है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, असंतुलित समीकरण है। क्यों असंतुलित समीकरण है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिएक्टेंट साइड देखिए और प्रोडक्ट साइड देखिए। मैग्नीशियम के एटम रिएक्टेंट साइड 1 प्रोडक्ट साइड 1, ये तो बैलेंस हैं, सेम हैं। लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इधर रिएक्टेंट साइड
2 हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड 1 है, तो इसलिए ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। अब ये जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल हैं और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल हैं, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कम या ज़्यादा करके, यानी प्रॉपर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, सही गुणांकों से मल्टीप्लाई करके इनके नंबर्स को सेम किया जाता है। और जब ये नंबर सेम हो जाता है तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स को लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, और इधर प्रोडक्ट साइड में आप देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल को भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब ये रिएक्शंस में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड सेम हो गए हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम के एटम्स रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में भी 2, इसी प्रकार से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में 2, यानी ये रिएक्शन अब बैलेंस्ड हो गई है। तो जिस रासायनिक समीकरण में दोनों ही ओर, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों ही ओर, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाएगा, इसको आइए आगे नेक्स्ट स्टडी पॉइंट में समझते हैं। अब आइए समझते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, किसी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जा सकता है। यानी प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों ही ओर प्रत्येक एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर हमको सेम करना है। अब इसको जानने और समझने से पहले एक बात और समझनी है, वो ये कि हम केमिकल इक्वेशन में सब्सटेंस के नेम की जगह उनके सिंबल्स, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला को उपयोग में लाते हैं। तो जब मॉलिक्यूलर फार्मूला हम उसका लिखते हैं तो वो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला जब लिखा जाता है तो वो कितने उसके मॉलिक्यूल्स को शो करता है, और उसके मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। तो वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को कैसे काउंट किया जाए, इसको ज़रा समझ लीजिए, फिर उसके बाद बैलेंसिंग को समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, ये सब्सटेंसेस के नाम लिखे हुए हैं, ये उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे हुए हैं, और ये उनके एटम्स हैं। अब वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग पहले से जानते हैं, H2O। अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला NH3, एल्युमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला Al2SO4 का होल थ्राइस, एंड कैल्शियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला CaNO3 होल ट्वाइस। जब भी आप किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर फार्मूले को लिखते हैं तो वह उसके कितने मॉलिक्यूल को दर्शाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो हमको पता नहीं कि कितने मॉलिक्यूल को दर्शाता है। देखिए, मॉलिक्यूल्स के लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाइए, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे H2O के पीछे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, आप कहेंगे सर यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे NH3 के लेफ्ट हैंड साइड पे आप जाइए, आप कहेंगे यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है। Al2SO4 होल थ्राइस के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे जाइए, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है। कैल्शियम नाइट्रेट के बाईं ओर जाइए, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है। तो कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये ऐसे ही है जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा, भगवान, गॉड होता है। इसी प्रकार से जब कुछ भी नहीं लिखा जाता है तो उसका मतलब है 1। ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया है, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट है, और ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट है।
अब आप इसको बढ़ाना घटाना चाहते हैं, मान लीजिए आप 5 मॉलिक्यूल्स करना चाहते हैं, यहाँ पे आप 5 कर दीजिए। यहाँ पे अमोनिया के 10 मॉलिक्यूल्स करना चाहते हैं, आप उसके पीछे 10 कर दीजिए। आप एल्युमिनियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स 7 करना चाहते हैं, उसके पीछे आप 7 कर दीजिए। और कैल्शियम नाइट्रेट के मॉलिक्यूल को आप 20 करना चाहते हैं, तो उसके पीछे आप 20 लगा दीजिए। जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको करने हों वो वहाँ पे आप लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से आप कम और ज़्यादा उनको कर सकते हैं। अब आती है बात इनके नंबर ऑफ एटम्स पे, तो फिर से इनको 1-1 करे ले रहे हैं। अब एटम्स कहाँ लिखे होते हैं? एटम्स जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसमें एटम का जो सिंबल लिखा हुआ है उस सिंबल के राइट हैंड साइड पे जाइए, और राइट हैंड साइड पे ये बॉटम है और ये टॉप है, तो राइट हैंड साइड में नीचे की ओर उसके नंबर ऑफ एटम्स लिखे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं। अब आप कहेंगे सर जी ऑक्सीजन के यहाँ पे राइट हैंड साइड में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और हमने आपको बताया जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो उसका मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब इसी प्रकार से नाइट्रोजन के एटम्स आपको फाइंड आउट करने हैं। नाइट्रोजन के राइट हैंड साइड जाइए, यहाँ पे नीचे देखिए कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1। हाइड्रोजन के राइट हैंड साइड जाइए, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ एटम्स 3 हैं। अब एल्युमिनियम के राइट हैंड साइड जाइए, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। सल्फर के राइट हैंड साइड जाइए, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड जाइए, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, लेकिन ये SO4 का होल थ्राइस है, तो ये जब होल लगा हुआ है तो इसके नंबर ऑफ एटम्स जितने भी हैं वो इस होल के बाहर जो नंबर लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई होंगे, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो सल्फर के एटम्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, होल के बाहर 3 लिखा हुआ है, तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसके नंबर ऑफ एटम्स 12 हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से कैल्शियम के एटम्स आपको देखने, कैल्शियम के राइट हैंड साइड जाइए, कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा हुआ है। नाइट्रोजन के एटम्स देखने हैं, राइट हैंड साइड जाइए, 1 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन के एटम देखने हैं, राइट हैंड साइड जाइए, 3 लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि होल लगा हुआ है तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो नाइट्रोजन के एटम्स 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के एटम्स नंबर ऑफ एटम्स 3 हैं, इनको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन, अच्छा ये जो मॉलिक्यूल एटम्स का नंबर होता है इसको हम मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल सब कहीं 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1, यानी 2 × 1 = 2। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, कुछ नहीं लिखा है तो 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, ऑक्सीजन के एटम 1 हो गए। अब यहाँ अमोनिया में आइए, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, नाइट्रोजन के एटम 1 हो गए। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 3, मॉलिक्यूल्स का नंबर 1, तो 3 × 1 = 3 हो गया। अब एल्युमिनियम सल्फेट में आइए, एल्युमिनियम सल्फेट के नंबर ऑफ एटम्स 2, मॉलिक्यूल का नंबर 1, 2 × 1 एल्युमिनियम के 2 हो गए। सल्फर के नंबर ऑफ एटम्स 1, होल पे 3 लिखा हुआ है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया। अब 3 को मल्टीप्लाई करिए इसके मॉलिक्यूल्स के नंबर से तो 3 हो गया, सल्फर 3। अब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 4, होल के बाहर 3 लिखा हुआ तो पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, और 12 को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1, तो 12 मल्टीप्लाइड 1 = 12 हो गया। इसी प्रकार से कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स 1 को मल्टीप्लाई वाइड किया मॉलिक्यूल के नंबर से तो 1 हो गया। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 1, होल के बाहर 2 लिखा हुआ तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, और 2 को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से
तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हो गए। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 3 को मल्टीप्लाइड किया, होल के बाहर लगा हुआ नंबर से 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, और 6 को मल्टीप्लाई किया मॉलिक्यूल के नंबर से, तो ऑक्सीजन का नंबर 6 हो गया। अब ये 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे लेके इनके ये नंबर्स निकाले गए हैं। अब यहाँ पे जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स का नंबर यहाँ पे आप बढ़ाएंगे तो इनके नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते चले जाएंगे। अब इन्हीं मॉलिक्यूल्स के नंबर्स को कम ज़्यादा करके अनुमान के आधार पे हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ओर ईच एलिमेंट्स के नंबर को इक्वल करते हैं। तो ये थोड़ा सा अनुमान भी लगाते हैं और इसकी कुछ विधियां भी हैं, लेकिन उन विधियों का संक्षेप में मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स में आपको जब बराबर करना शुरू करना है तो कई नंबर ऑफ एटम्स जो हैं उनको आपको ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट का एटम सबसे कम बार आया है, उसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा बार आया है उसको बैलेंस करेंगे, और अंत में जो सबसे अधिक बार आया है उसको बैलेंस करना है। तो कुछ इसके बाद आपने मॉलिक्यूल्स कहाँ नंबर लिखा होता है, उसके मॉलिक्यूल्स के बाद उनके जो मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनका नंबर कहाँ लिखा होता है, और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट के कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, इसको समझ लिया है। अब आइए इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है उसको हम लोगों को समझना है। यहाँ पे हमने एक ये केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोजेज इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब इसमें सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड ईच एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अब चूंकि इसमें सेम नहीं है इसीलिए हमने इसको लिखा हुआ है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि इसमें प्रत्येक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अब पोटेशियम क्लोरेट के मॉलिक्यूल का नंबर इसके पीछे, पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम राइट हैंड साइड इसकी ओर, क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स 1, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 3, पोटेशियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1, पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम 1, क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम 1, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 2। अब रिएक्टेंट साइड में आइए ईच एलिमेंट्स के नंबर्स को निकालते हैं। पोटेशियम नंबर ऑफ एटम्स 1 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1, तो पोटेशियम के यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 1 हो गए। क्लोरीन नंबर ऑफ एटम्स 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स 1 हो गए। और ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स 3, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ पे 3 हो गए। तो रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम्स 1, क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स 1 और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 3। अब जरा राइट हैंड साइड पे चलते हैं। पोटेशियम नंबर ऑफ एटम 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 1 हो गए। यहाँ पे क्लोरीन नंबर ऑफ एटम्स 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स 1 हो गए। इसके बाद यहाँ ऑक्सीजन में आते हैं, नंबर ऑफ एटम्स 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हो गए। अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में पोटेशियम रिएक्टेंट की ओर 1, प्रोडक्ट की ओर V1, क्लोरीन रिएक्टेंट की ओर 1, प्रोडक्ट की ओर V1, बट ऑक्सीजन रिएक्टेंट की ओर नंबर ऑफ एटम्स 3 और इधर ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स 2। तो पोटेशियम और क्लोरीन के तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे बैलेंस हैं, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर बैलेंस नहीं है। अब इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए अब हमने इसमें क्या किया, इसमें
इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ा दिया पोटेशियम क्लोरेट के। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के मान लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको बढ़ाने या घटाने हैं, या क्लोरीन के बढ़ाने या घटाने हैं, या पोटेशियम के बढ़ाने घटाने, तो यहाँ पे एटम्स के नंबर नहीं बढ़ेंगे। एटम्स के नंबर्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, केवल परिवर्तन आप कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स के नंबर। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है मॉलिक्यूल्स का नंबर को आप बढ़ा सकते हैं और मॉलिक्यूल्स के नंबर को आप घटा सकते हैं। फार्मूले के बीच में जाके उसके नंबर ऑफ एटम्स में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये नहीं कि पोटेशियम का आपको नंबर बढ़ाना है 5, तो आपने यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, आपको नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाने हैं, आप मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ाइए। आपको नंबर ऑफ एटम्स घटाने हैं, आप मॉलिक्यूल का नंबर घटाइए। जो कुछ भी करना है मॉलिक्यूल में करना है, एटम्स में कुछ नहीं करना है। अब हमने इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोटेशियम क्लोरेट के 2 कर दिए। अब जब हमने पोटेशियम क्लोरेट के मॉलिक्यूल्स को 1 से इंक्रीज करके 2 कर दिया, तो सिचुएशन क्या हो गई जरा आइए देखते हैं। तो ये सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में ये एलिमेंट्स के नंबर हैं, और सेकेंड स्टेप में आइए। अब सेकेंड स्टेप में रिएक्टेंट साइड पे आइए। रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम के 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्लोरीन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्लोरीन के 2 हो गए। अब ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका मतलब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 6 हो गए। अब आइए प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम्स 1 एटम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मल्टीप्लाइड किया तो 1 आया। क्लोरीन नंबर ऑफ एटम 1, मॉलिक्यूल का भी नंबर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन 1 हो गया। अब ऑक्सीजन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1, ऑक्सीजन के एटम 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब देखिए सिचुएशन क्या आ रही है। अब सिचुएशन ये आ रही है कि पोटेशियम के नंबर, रिएक्टेंट की ओर पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम 2 हो गए, क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हो गए, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 6 हो गए, और यहाँ पे पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम्स 1 है, क्लोरीन का नंबर ऑफ एटम 1 है, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 2 है। यानी इधर पोटेशियम 2 है, उधर पोटेशियम 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, उधर क्लोरीन 1 है, इधर ऑक्सीजन 6 है, उधर ऑक्सीजन 2 है। तो पोटेशियम इधर 1 को 2 करना है, तो 1 को 2 करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम पोटेशियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ाएंगे। अब हमें पोटेशियम क्लोराइड का अगर हम मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ा दें तो पोटेशियम यहाँ पे भी 2 हो गया और यहाँ पर भी 2 हो गया, क्लोरीन यहाँ पर भी 2 हो गया और क्लोरीन यहाँ पर भी 2 हो गया। अब कहाँ फर्क पड़ रहा है? अब फर्क पड़ रहा है ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? ऑक्सीजन यहाँ पर 3 × 6 6 हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 × 1 यहाँ पे तो 2 ही हैं। तो अब 6 यहाँ भी करने हैं, तो 6 के लिए हम कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करें जो 6 हो जाए? 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर दें ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 6 हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं क्या स्थिति है। अब पोटेशियम के थर्ड स्टेप में आइए। पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 हो गया। अब क्लोरीन के 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्लोरीन भी 2 हो गए। ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स 3, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ऑक्सीजन 6 हो गया। इधर आइए, पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम 1, मॉलिक्यूल का नंबर 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो पोटेशियम आपका 2 हो गया। इसके बाद क्लोरीन नंबर ऑफ एटम 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2, क्लोरीन का भी आपका 2 हो गया। और ऑक्सीजन फाइनली, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ऑक्सीजन 6 हो गया। तो अब देखिए
reactant side potassium 2, product side potassium is also 2. Reactant side number of atoms of chlorine 2, product side also 2. Reactant side number of oxygen 6, product side number of oxygen is also 6. अब इस रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों ही साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स पोटेशियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन बिकम सेम. अब इस इक्वेशन को अब हम कह सकते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन. उससे पहले क्या थी? ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी. अब ये इक्वेशन कैसी हो गई? अब ये बैलेंस्ड हो गई है. तो इसी तरह से मॉलिक्यूल्स का ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि नंबर ऑफ एटम्स में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, वो ज्यों के त्यों रहेंगे. आपको नंबर बढ़ाना है नंबर ऑफ एटम्स, आपको नंबर ऑफ एटम्स घटाना है, तो आपको मॉलिक्यूल का नंबर चेंज करना है. एटम के नंबर में परिवर्तन नहीं करना है. आपको बढ़ाना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाइए, आपको घटाना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घटाइए. तो इस तरह से अनुमान लगा के धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम रिएक्शन को, अनबैलेंस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं. अब हम लोगों का नेक्स्ट स्टडी पॉइंट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार. कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हम लोगों को पढ़नी समझनी है? आइए उनको वन बाय वन देख लेते हैं. ए, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और एडिशन रिएक्शंस. इनको सिंथेसिस रिएक्शंस भी कहते हैं. योगात्मक अभिक्रियाएं या योग अभिक्रियाएं. सेकेंड बी, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, अपघटन अभिक्रियाएं. सी, डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं. नेक्स्ट, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऊष्मा क्षेपी व ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं. और नेक्स्ट लास्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं. इन दोनों को मिला के इनको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, यानी रेडॉक्स अभिक्रियाएं. अब सबसे पहले एग्जाम्पल्स के साथ वन बाय वन को समझने का प्रयास करते हैं. फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन. अब फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन और सिंथेसिस. तो इन रिएक्शंस संयोजन अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं या संश्लेषण अभिक्रियाएं. Those reactions in which two or more than two substances chemically combine to form only one compound. In such reactions, no byproduct is formed. Such type of reactions are called combination reactions or addition reaction. यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, यानी उसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, उन रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे प्रोडक्ट केवल एक बनेगा, कोई उसके साथ में प्रोडक्ट नहीं बनेगा. जब एक से अधिक प्रोडक्ट बनते हैं तो उसमें एक मेन प्रोडक्ट होता है और बाकी बाई प्रोडक्ट होते हैं. लेकिन इस प्रकार की अभिक्रियाओं में प्रोडक्ट ही केवल एक बन रहा है, इसका मतलब कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है. अब जो दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन कर रहे हैं, आपको मालूम है कि केमिस्ट्री में जब हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं और प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो या तो वो एलिमेंट होते हैं या कंपाउंड होते हैं. तो जो दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करेंगे वो दोनों एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वो दोनों कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, और उनमें से एक एलिमेंट भी हो सकता है और एक कंपाउंड भी हो सकता है. तो दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक न्यू कंपाउंड बना सकते हैं, दो कंपाउंड्स आपस में कंबाइन करके एक न्यू कंपाउंड बना सकते हैं, और एक एलिमेंट और एक कंपाउंड भी आपस में कंबाइन करके न्यू कंपाउंड बना सकते हैं. एग्जाम्पल्स आइए देखते हैं. ए
एक सब्सटेंस है, बी दूसरा सब्सटेंस है, ये कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं AB। अब यहाँ पे सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे दोनों ही जो सब्सटेंस हैं, रिएक्टेंट हैं, दोनों एलिमेंट्स हैं। अब दूसरे में देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है और ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो ये कॉम्बिनेशन है कंपाउंड और एलिमेंट का, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल में आप देखिए, अमोनिया कंबाइन विद HCl टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे दोनों सब्सटेंस जो हैं वो कंपाउंड हैं, यहाँ पे कंपाउंड प्लस कंपाउंड कंबाइन करके एक न्यू कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो इस प्रकार की रिएक्शंस को एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन अभिक्रियाएं। Those reactions in which only one chemical compound decomposes into two or more than two simpler substances are called decomposition reactions. These reactions proceed by the absorption of some kind of energy, maybe heat or electricity or light. If this reaction is brought by the absorption of heat energy, then the reaction is called thermal decomposition. If these reactions are brought about by the absorption of light energy, then the reactions are called photochemical decomposition. And if this reaction is brought by the absorption of electric energy, then these reactions are called electrolytic decomposition. वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उन्हें हम अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाओं के बिल्कुल विपरीत हैं। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर दो सब्सटेंस में भी एलिमेंट आर कंपाउंड वो कंबाइन करके एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पे एक कंपाउंड जो है वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। वो सब्सटेंसेस दोनों एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, दोनों कंपाउंड भी हो सकते हैं और एलिमेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं, अपघटन अभिक्रियाएं, ये किसी न किसी भी प्रकार की इनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब वो एनर्जी या तो हीट एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है, या लाइट एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है। अब किस प्रकार की एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसके बेसिस पे इनको कई आगे तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है। यदि ये अभिक्रियाएं ऊष्मा के द्वारा, हीट एनर्जी के द्वारा कोई कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। अगर कोई भी अपघटन अभिक्रिया में लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहेंगे। अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रिक करंट पास की जा रही है तो उसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। आइए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट एनर्जी सप्लाई की जा रही है और ये ब्रेक डाउन हो रहा है मरकरी और ऑक्सीजन में, दोनों यहाँ पे एलिमेंट हैं। इसको कहेंगे, चूंकि हीट एनर्जी के द्वारा ये डिकम्पोज हुआ है इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। ये सिल्वर के जो साल्ट्स हैं, सिल्वर हैलाइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड, ये सनलाइट में डिकम्पोज हो जाते हैं, सिल्वर में और ब्रोमीन या आयोडीन में। तो यहाँ पे सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है इसलिए इसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहेंगे। अब ये वाटर है, वाटर में थोड़ा सा एसिड या एल्कली मिला दें और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो ये वाटर डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन कैथोड पे मिलती है और ऑक्सीजन एनोड पे मिलती है, तो ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगी। तो इस प्रकार से डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी एडिशन रिएक्शंस की रिवर्स रिएक्शन है।
अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आपकी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनको हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब प्रतिस्थापन का क्या मतलब होता है, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर ले। व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ एटम replace another atom or group of atom and acquire its position, then it is called substitution। तो इनमें सब्स्टिट्यूशन होता है। अब कौन किसको हटाएगा? मोर एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा, उसके कंपाउंड से हटा देगा। तो दोज रिएक्शंस इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट replaces the less active element from its compound are called displacement reaction। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने दिया है, AB is a compound of less active element A and C is more active in comparison to A, therefore C replaces A from its compound and the new compound is formed is CB and A is replaces। तो यहाँ पे C ने जो कि मोर एक्टिव है उसने A को जो कि लेस एक्टिव है उसको रिप्लेस कर दिया है। अब एक बात आप लोग सोच रहे होंगे या एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मोर एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करता है, ये तो बात सही है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि ये लेस एक्टिव एलिमेंट है और ये मोर एक्टिव एलिमेंट्स है? तो सबसे पहले ये जानिए कि एलिमेंट्स जनरली होते कितने प्रकार के हैं। एलिमेंट्स जनरली दो प्रकार के होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको ऑलरेडी पता है कि 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिनमें 80% से ऊपर तो मेटल ही हैं, नॉन मेटल्स तो 20% से कम हैं। अब कोई मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं इन कैरेक्टर, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होती हैं इन कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि जो मेटल्स हैं उनके जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कैटायन बनाते हैं, यानी धातुएं वे तत्व हैं जिनके परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, और उनके इस कैरेक्टर को ही मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहा जाता है। इसी प्रकार से नॉन मेटल्स कौन हैं, अधातुएं कौन हैं? अधातुएं वे हैं जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होती हैं इन कैरेक्टर में। और इलेक्ट्रोनिगेटिव का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाना, यानी दोज एलिमेंट्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एन आयन आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। अब दो मेटल्स में एक अगर हम कह रहे हैं कि मोर एक्टिव है और एक लेस एक्टिव है, इसका मतलब जिसको हम मोर एक्टिव कह रहे हैं वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जिसको हम लेस एक्टिव कह रहे हैं वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। यानी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाली जल्दी से कैटायन बनाएगी और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाली देर में कैटायन बनाएगी। इसी प्रकार से नॉन मेटल्स की बात की जाए तो नॉन मेटल्स में जिसको हम कह रहे हैं मोर एक्टिव वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और जिसको हम कहते हैं लेस एक्टिव वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यानी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव जो नॉन मेटल है वो जल्दी से ऋणायन बना लेगी, और जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव नॉन मेटल है वो देर में एनायन बनाएगी। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे पता चलेगी कि किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है? इसके लिए मेटल्स को और नॉन मेटल्स को एक सीरीज में रखा गया है, और वो सीरीज को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS बोलते हैं। अब ECS में जो डिफरेंट मेटल्स हैं
वो उनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखी गई हैं। जैसे जैसे हम ECS में नीचे आते हैं उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घटता है, यानी ऊपर वाली जो मेटल है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोर एक्टिव है, और जो नीचे वाली मेटल है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेस एक्टिव है। इसी प्रकार से उसमें जो नॉन मेटल्स रखी गई हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर उनका इंक्रीजिंग करता है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर नॉन मेटल है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो नीचे नॉन मेटल है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ECS में ऊपर स्थित जो धातु है मेटल वो अपने से नीचे स्थित धातु को उसके कंपाउंड से या उसके कंपाउंड के सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देती है। इसी प्रकार से अगर नॉन मेटल्स की बात की जाए तो ECS में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो कि नीचे स्थित है वो अपने से ऊपर स्थित धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देगी। अब ECS को थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर ECS में कौन सी मेटल ऊपर है और कौन सी मेटल नीचे हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन मोर एक्टिव है और कौन लेस एक्टिव है। इसी प्रकार से नॉन मेटल ECS में देख लीजिए, अगर ऊपर नॉन मेटल है तो वो लेस एक्टिव है और नीचे नॉन मेटल है तो वो मोर एक्टिव है, और वो एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगी अपनी एक्टिविटी के अनुसार। अब हमने ये समराइज भी कर दिया है, दोज रिएक्शंस इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस ए लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स आयनिक कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, विस्थापित कर देता है, उन्हें हम प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है AB, ये कंपाउंड है लेस एक्टिव एलिमेंट A का, और ये जो C है इसके कंपैरिजन में मोर एक्टिव है। अब ये C जो है वो A को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है और एक न्यू कंपाउंड बन जाता है CB। अब इसके आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पहले समझ लेते हैं, उसमें पोजीशन क्या है, फिर कुछ रियल में एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें आप एलिमेंट्स देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, फिर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, यहाँ तक मेटल्स हैं। फिर उसके बाद आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये नॉन मेटल्स हैं। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल्स हैं ये अपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यानी एक्टिविटी इनके ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज हो रही है। When you move from top to bottom in electrochemical series, the electropositive character of the metal is decreases। यानी ऊपर की जो मेटल है वो मोर एक्टिव है और जो उससे नीचे की मेटल है वो लेस एक्टिव है। अब यहाँ पे नॉन मेटल्स में आइए, नॉन मेटल्स में क्या है कि ऊपर से नीचे आने पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। यानी मेटल्स ऊपर से नीचे आने पर उनकी एक्टिविटी, उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, और नॉन मेटल्स में ऊपर से नीचे आने पर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर यानी उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। मेटल्स का जस्ट रिवर्स है। अब जब ऊपर से नीचे आने पर इन मेटल्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ECS में जो मेटल ऊपर स्थित है वो अपने से नीचे स्थित मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। अब मैग्नीशियम एल्युमिनियम की पोजीशन कहाँ है? ये मैग्नीशियम की पोजीशन है और एल्युमिनियम की पोजीशन है। अब ये क्या कर रही हैं? कॉपर सल्फेट
से कॉपर को रिप्लेस कर रही हैं। क्यों रिप्लेस कर रही हैं? क्योंकि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये ऊपर हैं, ऊपर स्थित हैं, और ये कॉपर इनके नीचे स्थित है। तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम तो कॉपर के सॉल्यूशन से इसको रिप्लेस कर देंगी, लेकिन जो कॉपर है वो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को उनके सॉल्यूशन से रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लेस एक्टिव है। इसी प्रकार से आप देखिए कॉपर और सिल्वर, तो कॉपर ऊपर स्थित है और सिल्वर नीचे स्थित है। तो अगर कॉपर को हम सिल्वर के सॉल्यूशन में डालें, सिल्वर नाइट्रेट में डालें, तो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर हम सिल्वर को कॉपर के सॉल्यूशन में डालें, कॉपर क्लोराइड या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालें, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि सिल्वर लेस एक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाला गया है, कॉपर मोर एक्टिव है और सिल्वर लेस एक्टिव है, तो कॉपर ने सिल्वर को रिप्लेस कर दिया है। लेकिन यहीं पे अगर हम इनको रिवर्स कर दें, सिल्वर अगर होती और यहाँ पे कॉपर का सॉल्यूशन होता, तो सिल्वर कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाती। तो पहला नियम क्या हुआ? पहला नियम ये हुआ कि ऊपर ECS में ऊपर स्थित जो मेटल है वो अपने से नीचे स्थित मेटल को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देती है। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम नॉन मेटल्स के बारे में आते हैं। नॉन मेटल में क्या है? उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, यानी जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे एक्टिविटी उनकी बढ़ रही है। तो यहाँ पे नियम उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे नियम क्या हो जाएगा? यहाँ पे नियम ये हो जाएगा कि ECS में नीचे स्थित अधातु अपने से ऊपर स्थित अधातु को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगी। अब जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन नीचे स्थित है और ब्रोमीन आयोडीन ऊपर स्थित है। तो क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन को उनके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगी, लेकिन आयोडीन और ब्रोमीन क्लोरीन को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस नहीं कर पाएगी। यहाँ पे देखिए क्लोरीन जो है पोटेशियम ब्रोमाइड से ब्रोमीन को रिप्लेस कर रही है। यहाँ पे क्लोरीन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से आयोडीन को रिप्लेस कर रही है, लेकिन इसका रिवर्स नहीं संभव है। ब्रोमीन क्लोरीन को नहीं रिप्लेस कर सकती, आयोडीन क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। अब एक और ECS में बात पता चलती है, वो ये है कि यहाँ पे देखिए बीच में ये हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन की पोजीशन को जरा ध्यान रखना है, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल्स स्थित हैं वो सारी मेटल्स डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगी, क्योंकि वो हाइड्रोजन से अधिक एक्टिव हैं। इसी प्रकार से हाइड्रोजन के जो नीचे स्थित मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से रिप्लेस नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो हाइड्रोजन से लेस एक्टिव हैं। अब यहाँ पे देखिए जिंक, अब जिंक कहाँ है? ECS में हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए जिंक किसी भी डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी। लेकिन ये कॉपर में, कॉपर को अगर हम डाइल्यूट एसिड में डालें, मरकरी को डाइल्यूट एसिड में डालें, सिल्वर को डाइल्यूट एसिड में डालें, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। तो ECS से हमें कितने नियम पता चले? ECS से हमें 3 बातें पता चली। पहली बात ये पता चली कि ECS में ऊपर स्थित जो मेटल है वो अपने से नीचे स्थित मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देती है। नॉन मेटल के बारे में हमें क्या पता चला? नॉन मेटल के बारे में हमें पता चला कि ECS में जो नीचे स्थित नॉन मेटल है वो अपने से ऊपर स्थित नॉन मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देती है। और तीसरी बात पता क्या चली? तीसरी बात ये पता चली कि हाइड्रोजन से जो ऊपर स्थित मेटल्स हैं वो किसी भी डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन से अधिक एक्टिव हैं। और हाइड्रोजन से जो नीचे स्थित मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन से कम लेस एक्टिव हैं। तो इन रूल्स का ध्यान में रख के हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन मेटल्स को रिप्लेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कौन नॉन मेटल को रिप्लेस कर पाएगी या
नहीं कर पाएगी, कौन मेटल डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगी, कौन सी मेटल डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगी, ये आपको ECS से पता चल जाएगा। तो ECS आपको लर्न करनी पड़ेगी, तभी आपको ये पता चल पाएगा। अब आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे चलते हैं। अब आपकी नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। अभी इससे पहले जो आपने रिएक्शन पढ़ी हुई है वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो आयनिक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके दो नए आयनिक कंपाउंड ही बनाते हैं। लेकिन वो दो नए आयनिक कंपाउंड कैसे बनाते हैं, अपने आयंस या अपने रेडिकल्स की अदला बदली करके। दोज रिएक्शंस इन विच टू आयनिक कंपाउंड form another two new ionic compound by exchanging their radicals। अब अपने रेडिकल्स की अदला बदली करके और नया कंपाउंड बनाते हैं, इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसको इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, एक कंपाउंड है A+B-, यानी इनके रेडिकल्स हैं A पॉजिटिव और B निगेटिव। दूसरा आयनिक कंपाउंड है C+D-। अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे और दो नए आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन कैसे बनाएंगे, अपने रेडिकल को एक्सचेंज करके। अब देखिए यहाँ पे A+D-, यानी B- की जगह यहाँ पे ये रेडिकल की अदला बदली हो गई है और D- आ गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे C+ और D- था, तो D- की प्लेस की जगह B- आ गया। यानी इन्होंने B- और D- ने ये जो दो रेडिकल हैं इन्होंने अपनी अदला बदली कर ली है, एक्सचेंज कर लिया है। D- की जगह B- पहुंच गया है और B- की जगह D- पहुंच गया है। तो इस प्रकार की रिएक्शंस को हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। रियल में एग्जाम्पल देखिए, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाया गया। अब Pb2+ यहाँ पर A है, NO3- यहाँ पर B है, K+ यहाँ पर C है और I- यहाँ पर D है। अब नाइट्रेट की जगह आयोडाइड आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए PbI2, जहाँ पे रेडिकल नाइट्रेट था वहाँ पे आयोडाइड आ गया और जहाँ पे रेडिकल आयोडाइड था वहाँ पे नाइट्रेट आ गया। तो नाइट्रेट और आयोडाइड ने आपस में क्या कर लिया है, अदला बदली कर ली है, एक्सचेंज कर लिया है। इसी प्रकार से इसमें देखिए सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन मिलाया, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट आया और सोडियम नाइट्रेट बना। यहाँ पे भी आप देखिए नाइट्रेट रेडिकल है और क्लोराइड रेडिकल है। नाइट्रेट की जगह क्या आ गया है, क्लोराइड आ गया है और क्लोराइड की जगह क्या आ गया है, नाइट्रेट आ गया है। तो क्लोराइड और नाइट्रेट ने आपस में एक्सचेंज कर लिया है। तो इस प्रकार की रिएक्शंस इस प्रकार से संपन्न होती हैं। अब आइए नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हिंदी में इनको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब आप जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन सम काइंड ऑफ एनर्जी, चाहे वो लाइट एनर्जी हो या हीट एनर्जी हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, उसके चेंज होने पर ही परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर इस प्रकार की रिएक्शंस में हम केवल हीट एनर्जी की बात करेंगे। तो किसी भी रिएक्शन में अगर हीट एनर्जी की बात की जाए तो या तो हीट एनर्जी इवाल्व होएगी, यानी ऊष्मा निकलेगी, उत्सर्जित होएगी, या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होएगी, यानी ऊष्मा अवशोषित होएगी। तो दोज रिएक्शंस विच प्रोसीड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। और दोज रिएक्शंस इन विच
those reactions which proceed with the absorption of heat energy are called इंडोथर्मिक रिएक्शंस, यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उनको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन होके अमोनिया बना रहा है और यहाँ पे हमने लिखा है प्लस डेल्टा टी, तो प्लस डेल्टा टी इंडिकेट्स दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। प्लस डेल्टा टी बता रहा है कि रिएक्शन ऊष्मा छेपी है, अब इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही, निकल रही। और यहाँ इंडोथर्मिक रिएक्शंस में आइए, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना रही है और माइनस डेल्टा टी, तो माइनस डेल्टा टी इंडिकेट्स दैट रिएक्शन इज इंडोथर्मिक। तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, एक दूसरे के ये रिवर्स हैं। अब आइए अब नेक्स्ट स्टडी पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन होती हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस दोज रिएक्शंस इन विच addition of oxygen is takes place or addition of any electronegative element is takes place or removal of hydrogen is take place or removal of any electropositive element is takes place। चार बातें हैं। ऑक्सीजन जुड़ रही हो तो ऑक्सीडेशन कहेंगे, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा हो तो भी ऑक्सीडेशन कहेंगे, हाइड्रोजन निकल रही हो तो भी ऑक्सीडेशन कहेंगे, और कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर निकल रहा है तो भी उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो इन सभी प्रकार के केसेस में हम रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब आइए इनके एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली चीज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का योग। अब यहाँ पे देखिए कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। चूंकि इसमें ऑक्सीजन इज एडेड टू इनटू कार्बन, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेकेंड क्या है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है तो उसे भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में क्लोरीन ऐड हो रहा है, क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नॉन मेटल है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, तो यहाँ भी इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन निकल रही है तो उसे भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड में दो एटम हाइड्रोजन के हैं, हाइड्रोजन इससे निकल गई और सल्फर बन गया, तो हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस को भी ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। उसके बाद रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसको भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए पोटेशियम आयोडाइड, अब पोटेशियम आयोडाइड में जो पोटेशियम है वो मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये यहाँ से रिमूव हो गई और आयोडीन बन गया। पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होके आयोडीन बन गया, तो इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, addition of any electronegative element is oxidation, removal of hydrogen is oxidation, and removal of any electropositive element is also oxidation। अब यहाँ पे ध्यान ये देने वाली बात है कि जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन निकल रही है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल रहा है, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो केमिस्ट्री में बोला जाएगा कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड।
यहाँ पे मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना है, तो हम बोलेंगे मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, सल्फर बना है, तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर। इसी प्रकार से पोटेशियम आयोडाइड में यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हुआ है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे पोटेशियम आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू आयोडीन। यानी जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का ही रिवर्स होती हैं रिडक्शन रिएक्शंस। आइए उनको समझते हैं। अब नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का रिवर्स होती हैं। तो कब कब रिडक्शन होगा? फर्स्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन जुड़ रही है किसी सब्सटेंस में तो हम बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है। अथवा एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अगर कोई वैद्युतधनी तत्व जुड़ रहा है तो भी हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन हो रहा है। थर्ड, अथवा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन निकल रही है तो भी हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन हो रहा है। या रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कोई ऋण विद्युतीय तत्व निकल रहा है तो भी हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन की तरीके से ही चार बातें हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज आल्सो रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज आल्सो रिडक्शन। तो ये चारों में से अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उसे हम रिडक्शन बोलेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का योग। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। चूंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है इसलिए ये रिडक्शन है। उसके बाद एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ेगा उसे भी हम रिडक्शन कहेंगे। यहाँ देखिए फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड में ये आयरन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मेटल है इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये ऐड हो रहा है इसलिए इसे भी रिडक्शन बोलेंगे। उसके बाद थर्ड है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन निकल रही है तो भी रिडक्शन बोलेंगे। ये मरकरी सेकेंड ऑक्साइड है, इसको हमने गर्म किया, इसमें से ऑक्सीजन निकल गई, तो ये मरकरी से ऑक्सीजन निकल गई इसलिए ये प्रोसेस भी रिडक्शन है। इसी प्रकार से रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल रहा है तो भी हम उसे रिडक्शन बोलेंगे। अब ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, अब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की सोडियम से रिएक्शन कराई गई तो ये जो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये देखिए इससे निकल गया है, खाली सिलिकॉन बचा हुआ है, तो इसलिए इसको भी हम रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। अब जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में रिड्यूस्ड हुआ है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुई है तो क्लोरीन रिड्यूस हुई है, यहाँ पे फेरिक क्लोराइड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ है तो फेरिक क्लोराइड का रिडक्शन हुआ है फेरस क्लोराइड में, यहाँ पे मरकरी सेकेंड ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है तो हम कहेंगे कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी मरकरी सेकेंड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है मरकरी में। यहाँ पे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हुआ है तो यहाँ पर हम कहेंगे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड सिलिकॉन में रिड्यूस हुआ है। यानी जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो उसे ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं, जब किसी सब्सटेंस का रिडक्शन होता है तो उसे हम रिड्यूस्ड कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टडी पॉइंट पे। नेक्स्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शंस। देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
ये जो रिएक्शंस हैं ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, ये किसी रिएक्शन की हाफ रिएक्शन है। क्यों हाफ रिएक्शन है? क्योंकि ऑक्सीडेशन इज नेवर पॉसिबल विदाउट रिडक्शन एंड रिडक्शन is also never possible without oxidation. Oxidation and reduction reactions are always go hand in hand. Oxidation and reduction reactions are complementary reaction, are the part of a complete reaction. Therefore oxidation is called oxidation half reaction and reduction is called reduction half reaction. When oxidation half reaction and reduction half reaction is added, then the complete reaction is called redox reaction. When any substance is oxidized at the same time another substance is reduced. तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं पूर्ण अभिक्रियाएं नहीं हैं, एक पूर्ण अभिक्रिया की अर्ध अभिक्रिया हैं। इसीलिए ऑक्सीडेशन को हाफ रिएक्शन बोलते हैं और रिडक्शन को हाफ रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बिना नहीं हो सकता, रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बिना नहीं हो सकता। जब भी किसी भी पदार्थ ऑक्सीडाइज्ड होगा तो उसी समय दूसरा पदार्थ रिड्यूस होगा, क्योंकि जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वही दूसरे को रिड्यूस करेगा और जो दूसरा रिड्यूस हुआ है उसी के कारण वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसीलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कलेक्टिवली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे एक ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रही है, कॉपर बन रहा है और वाटर बन रहा है। अब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनने में क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आप जानते हैं क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो और एक चीज और भी है, हमने कहा था कि जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा उसको केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाता है कि वो रिड्यूस हुआ है। तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू कॉपर। दूसरी तरफ देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से वाटर बन रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है। अब इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। और हमने आपसे ये भी कहा था कि जिस सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वाटर में। अब एक बात ये समझने वाली बात है कि जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है उसको रिड्यूस किसने किया है? रिड्यूस उसने किया है जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। इसी प्रकार से जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है उसको ऑक्सीडाइज किसने किया है? जो रिड्यूस हुआ है। यानी जो रिड्यूस हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिड्यूसिंग रिएजेंट है। अब यहाँ पे सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन हुआ? कॉपर ऑक्साइड। अब चूंकि ये कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है इसलिए इसी ने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया हुआ है, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। यानी रिडॉक्स रिएक्शन में वो सब्सटेंस जो कि रिड्यूस होता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है हाइड्रोजन। अब इसी ने दूसरे को रिड्यूस किया हुआ है इसलिए इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। यानी वो सब्सटेंस जो कि रिड्यूस हुआ है उसी ने दूसरे का ऑक्सीडेशन किया हुआ है इसलिए हम उसको कहेंगे ऑक्सीडेंट। जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग रिएजेंट और जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ओके। करोशन ऑफ मेटल्स, धातु का संक्षारण, ये आपका नेक्स्ट स्टडी पॉइंट है। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जो आयरन है अगर उसे मॉइस्चर या मॉइस्ट एयर में बहुत दिनों तक एक्सपोज किया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, तो उस पे एक रेडियस ब्राउन लेयर धीरे धीरे बनती रहती है और वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता रहता है, नष्ट होता रहता है।
तो इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो कॉपर होता है, कॉपर के ऊपर भी बहुत दिनों तक अगर वो एयर के कांटेक्ट में रहे, मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहे, तो उस पे भी एक ग्रीनियस कोटिंग हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो सिल्वर है वो भी एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर उस पे धीरे 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 बाद में एक ब्लैक कोटिंग हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें इनकी लेयर पे स्लो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इस स्लो ऑक्सीडेशन के कारण इनकी लेयर पे डिफरेंट टाइप्स के अनडिजायर्ड सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके एक कोटिंग बन जाती है। ये मेटल ऑक्साइड की हो सकती है, मेटल हाइड्रोक्साइड्स की हो सकती है, मेटल सल्फाइड्स की हो सकती है। तो ये जो धीरे धीरे मेटल के ऊपर सरफेस पर ये कोटिंग हो रही है, जिससे ये जो मेटल है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है, इसको हम करोशन ऑफ मेटल्स कहते हैं। तो करोशन ऑफ मेटल्स का जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम लोगों के डेली लाइफ में होता है वो रस्टिंग ऑफ एयर है, यानी लोहे पे जंग लगना। अब लोहे पे जंग का क्या मतलब है? लोहे पे जंग का मतलब ये है कि जब हम आयरन को मॉइस्चर और एयर में खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, और उस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की लेयर बनने के कारण धीरे 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 वो नष्ट होता चला जाता है, और लेयर्स बन बन के ये लोहे की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो इसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। अब इस रस्टिंग ऑफ आयरन को हम कैसे रोक सकते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन कब क्यों होती है? रस्टिंग ऑफ आयरन होती है मेटल के मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने से। अब अगर हम किसी तरह से पेंट लगा के या क्रोमियम की लेयर चढ़ा के या उसका कोई और उसमें मेटल मिला के उसका एलॉय बना दें तो हम इसको एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से रोक सकते हैं। और जब ये एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो इसकी जो रस्टिंग है या जो करोशन ऑफ मेटल है वो नहीं होगा। आइए हमने इसको समराइज भी कर दिया है। तो करोशन ऑफ मेटल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स ऑफ अनडिजायर्ड कंपाउंड सच एज मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और मेटल सल्फाइड्स इज कॉल्ड करोशन। किसी भी मेटल के सरफेस पे अवांछनीय मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल सल्फाइड का लेयर का बनना, इसे ही हम करोशन ऑफ मेटल्स कहते हैं। अब करोशन ऑफ मेटल्स का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग ऑफ द आयरन, लोहे पे जंग लगना। और लोहे पे जंग लगने का क्या प्रोसेस होता है इसमें? द स्लो कन्वर्जन ऑफ आयरन इनटू हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर इज कॉल्ड रस्टिंग। यानी मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में आयरन के सरफेस पर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का बनना, इसी को हम रस्टिंग कहते हैं। तो ये रिएक्शन है 4Fe + 3O2 + 2X एरो 2Fe2O3 × XH2O। अब प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग को कैसे रोका जा सकता है? अगर पेंटिंग कर दी जाए तो एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अगर आयलिंग एंड ग्रेसिंग कर दी जाए मेटल के ऊपर तो भी वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। प्लास्टिक की कोटिंग कर दी जाए या क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी जाए या जिंक की प्लेटिंग यानी गैल्वेनाइजिंग कर दी जाए, या उसमें कोई और मेटल जो कि जिस पे रस्टिंग कम होती है, जिसका करोशन कम होता है या करोशन नहीं होता है, उसकी अगर मिला दिया जाए उसमें और उसका एलॉय बना दिया जाए तो भी इसको हम करोशन को रोक सकते हैं। तो करोशन एक प्रकार का ऑक्सीडेशन ही है। अब नेक्स्ट स्टडी पॉइंट पे चलते हैं। तो योर नेक्स्ट एंड लास्ट स्टडी पॉइंट इज रेंसिडिटी। बच्चों आपने देखा होगा ऐसे फूड मटेरियल जिसमें ऑयल एंड फैट मिले रहते हैं, अगर उनको खुला छोड़ के रख दिया जाए तो उनमें से उनका टेस्ट खराब हो जाता है और उसमें बैड स्मेल आने लगती है।
ये क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो फूड स्टेप होते हैं उसमें जो ऑयल एंड फैट होते हैं उनका स्लो ऑक्सीडेशन होने लगता है, और जब स्लो ऑक्सीडेशन होने लगता है तो उसमें से कुछ वोलेटाइल सब्सटेंसेस बनते हैं जो बैड स्मेल के होते हैं, और स्लो ऑक्सीडेशन के कारण इनका टेस्ट भी खराब हो जाता है। इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। अब रेंसिडिटी को भी रोका जा सकता, काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। इसके हमने समराइज कर दिया है ब्लैक बोर्ड पे, आइए देखते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड आर फैट्स इन ए फूड रिजल्टिंग इनटू बैड टेस्ट एंड स्मेल कॉल्ड रेंसिडिटी। फूड मटेरियल में ऑयल और फैट्स के स्लो ऑक्सीडेशन से जो उसका टेस्ट खराब हो जाता है और उसमें बैड स्मेल आने लगती है, उसी को रेंसिडिटी कहते हैं। तो रेंसिडिटी को कैसे रोका जा सकता है? नंबर 1, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो फूड स्टेप में मिला देने से उसके ऑक्सीडेशन को स्लो कर देते हैं, इससे काफ़ी हद तक इसको रोका जा सकता है। वैक्यूम पैकिंग, एयर निकाल ली जाती है ताकि ऑक्सीडेशन का कोई क्वेश्चन ही ना उठे, तो वैक्यूम पैकिंग के द्वारा भी रेंसिडिटी को रोका जा सकता है। या एयर की जगह हम नाइट्रोजन भर दें तो भी रेंसिडिटी को रोका जा सकता है। या हम फूड स्टेप्स को रेफ्रिजरेटर में रख दें। रेफ्रिजरेटर में रखने पर क्या होगा? उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और टेम्परेचर कम हो जाने पर भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाता है, इसलिए भी रेंसिडिटी को कम किया जा सकता है। तो ये आपका क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर था। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद, और आप लोग अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट्स ज़रूर हम तक पहुंचाएं, और हमारे जो सम्मानित शिक्षक बंधु हैं उनसे भी हमारा आग्रह है, निवेदन है कि वो भी अपने कमेंट्स हम तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि इससे वीडियो को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिलती है। साथ ही साथ हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ही कम है। तो ऑनलाइन क्लासेस में अभी हम पूरी तरीके से अपने को सहज नहीं पाते हैं, तो आपके जो कमेंट्स आते हैं, सजेशंस आते हैं, वो हमको इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से हमारा निवेदन और आग्रह है कि आप अपने कमेंट्स हमेशा ज़रूर भेजते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।